नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 फरवरी सन 2025। त्रयोदशी तिथि बुधवार दोपहर पहले 11:09 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज महाशिवरात्रि भी है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस अवसर पर उनकी पूजा विधि पूर्वक की जाती है। आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की अत्यंत शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मौसम का मिला जुला असर, दिन में हल्की गर्मी तो सुबह शाम हो रही है ठंड। इस दिन फिर से होगी बरसात। सरकार ने बजट में किसानों को दिया बड़ा तोहफा, अब क्रेडिट कार्ड से खरीद सकेंगे गाय और भैंस। बताएंगे पूरी अपडेट। CBSE 10वीं का एग्जाम 2026 से साल में 2 बार होगा। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक तो दूसरी 5 से 20 मई तक होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आएगी होली। DA बढ़ोतरी का हो सकता है ऐलान, इतनी बढ़ेगी सैलरी। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में देसी गाय पालने पर मिलेगी 25,000 रुपए की सब्सिडी, केवल इन्हीं किसानों को मिलेगा लाभ। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा SSC का बड़ा फैसला, अब वर्गीकरण के मुताबिक जमा कराने होंगे सर्टिफिकेट। 15 मार्च तक पोर्टल ओपन रहेगा। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में आमजन के लिए अच्छी खबर आई, नया बिजली कनेक्शन मिलने की समय सीमा निर्धारित की गई। जानिए पूरी अपडेट। और CUET UG 2025 के लिए वेबसाइट जारी, इस बार सिर्फ CBT मोड में होगा एग्जाम, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जब से फरवरी का नया महीना शुरू हुआ है तब से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। जनवरी के महीने में जहां कड़ाके की ठंड देखने को मिली तो वहीं फरवरी में यह सिलसिला टूट गया और लोगों को दिन के समय अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया। उसके बाद हुई बरसात ने फिर से मौसम में परिवर्तन ला दिया। लोगों को गर्मी से राहत मिली और फिर से ठंड महसूस होने लगी। अब से कुछ समय पहले जो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, अब उसमें फिर से कमी देखने को मिल रही है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा अगले 4 दिन यानी आज 26, 27, 28 और 1 मार्च को बरसात की संभावना बताई गई है। विभाग का कहना है कि इन दिनों 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं। 26 फरवरी तक पहला पश्चिमी विक्षोभ और 27 फरवरी से 1 मार्च तक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इस दौरान गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलेंगी। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। यदि आप अपने लिए रोजगार तलाश रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर द्वारा चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। सैलरी की बात करें तो 16,900 रुपए से लेकर 53,500 रुपए प्रति माह मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2025 है। इंटरव्यू की तिथि 10 से 18 मार्च 2025 तक होंगे। आवेदक अपने साक्षात्कार दिनांक को प्रातः 10 बजे जिला न्यायालय झज्जर में रिपोर्ट करें। इंटरव्यू दोपहर 1:30 से प्रारंभ होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार हिंदी या पंजाबी या संस्कृत विषय से 8वीं पास होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार करवाएगा। बोर्ड ने मंगलवार को इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। पहली परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक तो वहीं दूसरी परीक्षा 5 से 20 मई तक होगी। इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज्यादा बच्चों को मिलेगा। 2025 के एग्जाम में 24 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। इस पैटर्न पर सेशन 2021-22 में एग्जाम ली जा चुकी है। इसके बाद फैसला वापस ले लिया गया था। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को देखते हुए लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि JEE की तरह 2 बार परीक्षा से बच्चों को मानसिक तौर पर फायदा पहुंचेगा। एक बार स्कोर कम होने पर वह दूसरी बार उसे बेहतर कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शन होंगे, यानी पहला ये कि साल में 1 बार परीक्षा दें, दूसरा ये कि दोनों परीक्षाओं में शामिल हों और तीसरा ये कि किसी भी सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा से एग्जाम दें। जो स्टूडेंट्स दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी। एग्जाम का फॉर्मेट भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा ही होगा। दोनों परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर एक ही रहेगा। दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार कराना होगा। हालांकि 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ली जाएगी। वहीं प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होंगे। ये पहले की तरह दिसंबर व जनवरी में आयोजित किए जाएंगे। ये नियम 2025-26 सेशन से लागू होगा। इसका मतलब ये है कि साल 2026 में बोर्ड एग्जाम 2 बार आयोजित होंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए होली का त्योहार खुशियां लेकर आ सकता है। 14 मार्च को होली का त्योहार है और उससे पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे कि उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। दरअसल 7वें वेतन आयोग के तहत साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है, जबकि दूसरी 1 जुलाई से प्रभावी की जाती है। ऐसे में 2025 की पहली बढ़ोतरी जनवरी से लागू हो चुकी है और अब मार्च 2025 में इसका आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से डीए बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2 से 3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों के वेतन में 360 रुपए से लेकर 540 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए प्रति माह है तो 53% महंगाई भत्ता के हिसाब से उसका डीए 9,540 रुपए होता है। अगर डीए में 3% का इजाफा होता है तो महंगाई भत्ता 10,080 रुपए तक पहुंच जाएगा, जिससे कि 540 रुपए का अतिरिक्त लाभ पहुंचेगा। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बिजली उपभोक्ताओं को अब नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। अब मेट्रोपॉलिटन शहरों में उपभोक्ताओं को पूर्ण आवेदन जमा करने के 3 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन प्राप्त होगा, जबकि नगर क्षेत्रों में यह कनेक्शन 7 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय सीमा 15 दिन निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को आसान और तेज बनाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। अब ये सेवाएं तय समय सीमा के अंदर पूरी कर दी जाएंगी, जिससे कि लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिजली निगम के एक अधिकारी ने बताया कि बिजली उपभोक्ता द्वारा आवेदन के साथ शुल्क और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवा देने के बाद यह समय सीमा लागू मानी जाएगी। हरियाणा के सोनीपत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस के मेयर पद कैंडिडेट कमल दीवान के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के ट्रिपल इंजन में एक इंजन लूटता है तो बाकी के 2 संरक्षण देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सोनीपत नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हाथ में खजूर लेकर उन्होंने कहा, यहाँ पहले खजूर के पेड़ लगाने में घोटाला हुआ, फिर पेड़ उखाड़ने में घोटाला हुआ, न खजूर मिले न कहीं खजूर के पेड़ मिले। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में सैनिटाइजर, सफाई, स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरों के नाम पर भी घोटाले किए गए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर से ज्यादा सैनिटेशन का खर्च सोनीपत में हुआ, लेकिन काम कहीं नहीं दिखता। बिना टेंडर के घोटाले कर पैसा हजम कर लिया गया। जो लोग भ्रष्टाचार और अहंकार के लिए जिम्मेदार थे वे आज भी बीजेपी से मेयर का टिकट लेकर आ गए हैं। जहां दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद, छल कपट और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से सरकार बनाई, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। जनता मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। बता दें कि सोनीपत में चुनावी माहौल गर्म है और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और विकास के अभाव को लेकर जोरदार हमला बोला है। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2025 पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं, बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ घोषणा की, लेकिन सरकार का फोकस किसानों पर रहा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि किसानों के लिए धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि उनके कृषि उपकरण और बीज खरीदने में सहायता होगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसी कड़ी में सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत एक किसान अपनी जरूरत के मुताबिक गाय व भैंस खरीद सकता है और पशुपालन के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकता है। पशुपालक किसान अब इस कार्ड का इस्तेमाल करके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस पैसे से आप गाय व भैंस खरीद सकते हैं। बता दें कि योजना में भैंस के लिए 60,249 रुपए, गाय के लिए 40,783 रुपए, भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपए और मुर्गी के लिए 720 रुपए प्रति मुर्गी के हिसाब से पैसा देने का प्रावधान रखा गया है। बैंकों की ओर से पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के यह लोन सालाना 7% की दर से किया जाता है। इसके साथ ही लोन लेने वाले किसान द्वारा 2 लाख रुपए तक के लोन का टाइम पर भुगतान करने पर 3% का प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर आप सरकार की इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी बैंक जाकर पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा। बैंक में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे भरकर जमा करना होगा।
हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाती आ रही है। सरकार का मानना है कि प्राकृतिक खेती से जहां जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी आर्थिक लाभ पहुंचेगा। इसी कड़ी में जींद जिले की उचाना अनाज मंडी में आत्म स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण शिविर में उचाना कस्बे के विभिन्न गाँव से सैकड़ों किसान शामिल हुए। नरवाना उपमंडल के कृषि अधिकारी डॉक्टर बलजीत लाठर ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर बलजीत लाठर ने बताया कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय पालने पर 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही 4 ड्रम की खरीद पर 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 2 एकड़ या फिर उससे ज्यादा खेती करने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही किसानों को महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि रासायनिक स्प्रे का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। वहीं एक ही फसल की बार बार बिजाई करने से भी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है, इसलिए किसानों को फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती को बढ़ावा देना होगा ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सके। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC अब असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की भर्ती में SC वर्गीकरण के अनुसार आरक्षण लागू करेगा। SC वर्ग में आवेदन करने वालों को अब वर्गीकरण के मुताबिक DSC व OSC के कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर जमा करवाने होंगे। इसके लिए कमीशन 1 से 15 मार्च तक पोर्टल ओपन करने जा रहा है। कमीशन की तरफ से 2424 पदों पर यह भर्ती हो रही है। इसके लिए पिछले साल अगस्त में आवेदन जमा किए गए थे। इसके बाद नवम्बर में सरकार ने SC में वर्गीकरण कर उसके अनुसार रिजर्वेशन में बदलाव कर दिया है। अब इसके अनुसार ही सीटें निर्धारित किए जाएंगे। पोर्टल खुलने के बाद नए आवेदन भी होंगे। ऐसे में DSC एवं OSC कैटेगरी के नए अभ्यर्थी अब इस पत्र के जारी होने के बाद आवेदन कर रहे हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी का साफ उल्लेख करते हुए DSC या OSC के रूप में आवेदन करना होगा। उन्हें सक्षम अधिकारी से नया प्रमाण पत्र बनवाना होगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की 7 मार्च से शुरुआत होने जा रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नेता विपक्ष घोषित नहीं किया है, जबकि चुनाव हुए 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। कांग्रेस हाईकमान ने BK हरिप्रसाद को हरियाणा का नया प्रभारी नियुक्त किया है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगने की संभावना तेज हो गई है। हरियाणा में चुनाव हुए 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है, जबकि पार्टी इस मामले में केंद्र से भेजे गए पर्यवेक्षकों के जरिए विधायकों की राय भी ले चुकी है। इसके बावजूद अभी तक इस पर पार्टी फैसला नहीं ले पाई है। पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद नेता विपक्ष घोषित होने की चर्चाएं तेज हो रही थी, लेकिन अब निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष के बिना लड़ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस बजट सत्र से पहले या फिर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद विधायक दल के नेता का नाम तय करेगी। राजनीतिक मामलों के जानकारों ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार झेलने वाली कांग्रेस पार्टी अभी भी सदमे से उभर नहीं पाई है। हालांकि अब निकाय चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लगने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष एक ऑफिशियल जरूरत होती है। पिछले सत्र में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वरिष्ठ होने के नाते इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। ऐसे में ये भी हो सकता है कि वे फिर से बिना नेता विपक्ष के इस जिम्मेदारी को फिर से बजट सत्र में निभाते हुए दिखाई दें। बिना पर्चे के बिकने वाली दवाइयों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB को निर्देश दिया है कि इसके खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई की भी रिपोर्ट मांगी है। यह निर्देश तब दिए गए हैं जब हाईकोर्ट ने CBI द्वारा दी गई अंतरिम स्थिति रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि प्रतिबंधित दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के बेची जा रही थी और खुदरा विक्रेता तथा केमिस्ट इसे छिपाने के लिए फर्जी पर्चे बना रहे थे। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल और हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने कहा कि हम CBI NCB को प्रभावी कदम उठाने यानी छापेमारी करने का भी निर्देश देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी दवा जिसे कानून के तहत खुदरा विक्रेताओं केमिस्टों द्वारा विधिवत योग्य चिकित्सक के वैध पर्चे के बिना काउंटर पर नहीं बेचा जा सकता है और न ही बेची जाए। हरियाणा के झज्जर में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी 2 मार्च को जिला स्तर प्रदर्शन पर धरना देंगे और सरकार के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। झज्जर में जिले के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने आने वाली 2 मार्च को जिला स्तर पर प्रदर्शन कर धरना देने का फैसला लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी को लेकर पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन सरकार की ओर से 6 फरवरी को सिर्फ 1,000 रुपए बढ़ोतरी का पत्र भेजा गया है। कर्मचारियों ने सरकार से 26,000 रुपए वेतन की मांग की है, जिसको लेकर 2 मार्च को सचिवालय में प्रदर्शन किया जाएगा। फिर भी सरकार ने अगर नहीं सुनी तो 8 व 9 मार्च को सिरसा में होने जा रहे यूनियन के 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन में आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET यूजी 2025 के लिए नई वेबसाइट CUET.NTA.NIC.in लॉन्च की है। ऐसे स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए यही आधिकारिक वेबसाइट होगी। हालांकि CUET यूजी 2025 को लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने एक्सपर्ट पैनल के सुझाव के आधार पर CUET यूजी में कई बदलाव किए हैं। पिछले साल तक CUET यूजी का एग्जाम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा था, लेकिन इस साल से ये एग्जाम पूरी तरह से CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। इसके अलावा CUET यूजी 2025 के सब्जेक्ट्स भी घटा दिए गए हैं। पहले ये एग्जाम 63 सब्जेक्ट्स में होता था, लेकिन इस साल से एग्जाम सिर्फ 37 सब्जेक्ट्स के लिए आयोजित किया जाएगा। इस साल ये एग्जाम सिर्फ 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमेशा की तरह ही CUET यूजी साल में एक बार ही होगा। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक मुंबई और आसपास के इलाकों में आज यानी बुधवार को हीटवेव यानी भारी गर्मी पड़ सकती है। तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा। यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में 11 राज्यों में गर्मी बढ़ेगी। इनमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव के अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। दिल्ली का तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। बीते दिन शहर का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसके अलावा कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में 28 फरवरी तक गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रह सकती है। श्रीनगर में मौसम विज्ञान केंद्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में 26 से 28 फरवरी के बीच कई स्थानों पर बारिश या बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर शहर में तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान में महाशिवरात्रि के बाद 27 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। अगले 24 से 48 घंटे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का अनुमान जताया गया है। इस कारण 7 जिलों में बादल छाने व आंधी चलने और कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना है, जिसके प्रभाव से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर में बारिश होने की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 147 अंक की तेजी के साथ 74,602 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5 अंक गिरकर 22,547 के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 19 में तेजी और 31 में गिरावट रही। रिलायंस, TCS और लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT ने बाजार को नीचे खींचा, तो वहीं एयरटेल, ICICI बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजार को संभाला। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 247 रुपए बढ़कर 86,647 रुपए पहुंच गया है। वहीं चांदी के दाम में गिरावट रही। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 346 रुपए गिरकर 95,769 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,900 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 88,240 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।